हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सरमन लेक्चर। आज का ये वीडियो क्लास 10 के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज हम लोग देखेंगे क्लास 10 साइंस के जितने भी वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न इस वीडियो में देखा जाएगा। और बोर्ड परीक्षा में इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, यहीं से सारा क्वेश्चन आने वाला है। ये वीडियो क्लास 10 के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे यहीं से पूछे जाएंगे और बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो को लास्ट तक देखना है, वीडियो को लाइक करके जाना है, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। सबसे पहला प्रश्न आप लोग देखो, जितना प्रश्न पढ़ाया जाए उतना आप लोग पढ़ लो तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये मैं 100% गारंटी लेता हूं, ठीक है। तो सबसे पहला प्रश्न आप ध्यान से समझना, यहां लिखा हुआ है Fe2O3, ठीक है, +2Al गिव्स आउट Al2O3 +2Fe। तो यहां आपको बताना है कि जो ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है। जो ये अभिक्रिया है ये वाली, ये किस प्रकार की अभिक्रिया है। ऑप्शन ए है आपका संयोजन अभिक्रिया, ऑप्शन बी है वियोजन अभिक्रिया, ऑप्शन सी है द्विविस्थापन अभिक्रिया, ऑप्शन डी है विस्थापन अभिक्रिया। ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीआईएमपी है। सबसे पहले ये देखो कि यहां होता क्या है। यहां केवल O3 जो है यहां Fe2 से हटकर Al2 के साथ जुड़ जाता है, यानी कि ये विस्थापित होकर इसके साथ आ गई। तो आखिर हुआ क्या, यहां विस्थापन हुआ ना, अपना स्थान छोड़कर दूसरे के पास आना, तो ये आपका विस्थापन अभिक्रिया होगा। समझ में आया? कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। यहां आपसे यहां ऑप्शन रेडॉक्स अभिक्रिया भी दे सकता है, अपचयन अभिक्रिया भी दे सकता है, उष्मा क्षेपी अभिक्रिया भी दे सकता है। तो कोई दिक्कत नहीं, आपको याद रखना है कि दिस इज विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। तो ये हमारा पहला प्रश्न है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है कि अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है। जो अम्लीय विलयन होते हैं, जो स्वाद में खट्टा होता है, उसका पीएच मान कितना होता है। तो अम्लीय विलयन का पीएच मान आई होप कि आपको पता होगा। सबसे पहले आपने एक पढ़ा होगा पीएच स्केल, जिसमें यहाँ आपका 7 रहता है, यहाँ 0 रहता है, यहाँ 14 रहता है। यहाँ 7 और 14 के बीच में क्षारीय होते हैं और 0 और 7 के बीच में अम्लीय होते हैं। ऑप्शन ए है 0, ऑप्शन बी है 7, ऑप्शन सी है 7 से कम, ऑप्शन डी है 7 से अधिक। तो आप लोग क्या बताओगे? 7 से अधिक, सॉरी 7 से कम। 7 से कम होता है अम्लीय विलयन का पीएच मान। अगर क्षारीय विलयन का पीएच मान पूछा जाए तो आप क्या बताओगे? 7 से अधिक। लेकिन यहां अम्लीय विलयन का पीएच मान पूछा गया है तो 7 से कम होता है, इतना याद रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। क्षारीय विलयन का पीएच मान 7 होता है, अम्लीय विलयन का 7 से कम और क्षारीय विलयन का होता है 7 से अधिक। तीनों याद रखना, कोई सा भी बोर्ड परीक्षा में पूछा जा सकता है। ओके, अगला क्वेश्चन आप लोग देखो, यहां ये देखो क्वेश्चन नंबर 3 कि पेयजल को जीवाणु रहित करने में प्रयोग किया जाता है। जो पेयजल है, पेयजल को जीवाणु रहित करने में प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है CaOCl2, ऑप्शन बी है CaCl2, ऑप्शन सी है CuCl2 एंड ऑप्शन डी है CaCO3। तो आप लोग यहां बता सकते हो कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। अगर आपको नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं, आपको मैं बताऊंगा, लेकिन याद रखना कि ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किया जाता है। अब आपको अगर ब्लीचिंग पाउडर पता भी चल जाए तो अब आपको यह पता होना चाहिए कि ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र क्या होता है। तो ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र होता है CaOCl2, CaOCl2। इतना याद रखना, इतना आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितना क्वेश्चन पढ़ाया जा रहा है उन सारे को याद रखना, क्योंकि बोर्ड परीक्षा में यहीं से प्रश्न आएंगे 100%। मैं आपसे कह रहा हूं क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा बोर्ड परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सी धातु अम्ल में से हाइड्रोजन विस्थापित करती है। इन चारों में से बताना है कि कौन सी धातु है जो अम्ल में से हाइड्रोजन विस्थापित करती है। ऑप्शन ए है Mg, ऑप्शन बी है Pt, ऑप्शन सी है Cu एंड ऑप्शन डी है Hg। मैंने आपको पढ़ाया होगा विद्युत रासायनिक श्रेणी या फिर आप लोगों को धातुओं की सक्रियता श्रेणी। जो हाइड्रोजन के नीचे होते हैं वो अम्ल में से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं कर सकती, और यहां से ये जो Pt है ये हाइड्रोजन के नीचे होता है, तो ये हाइड्रोजन विस्थापित नहीं कर पाएगा। ये जो होता है Cu भी हाइड्रोजन के नीचे होता है, Hg भी हाइड्रोजन के नीचे होता है, लेकिन Mg जो होता है वो हाइड्रोजन के ऊपर होता है।
तो ये हमारा सही है। आई होप कि आपको समझ में आ गया कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु अम्ल में से हाइड्रोजन विस्थापित करती है। तो Mg यानी कि मैग्नीशियम। ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों के सामने है, ध्यान से समझना, सारे क्वेश्चन याद कर लेना स्टूडेंट, नोट कर लेना कि ब्यूटेनॉन में क्रियात्मक समूह है। जो ब्यूटेनॉन है इसमें क्रियात्मक समूह क्या है। अब आपको यह पता होना चाहिए कि ब्यूटेनॉन में आखिर कौन सा समूह जुड़ा हुआ है। तो ब्यूटेनॉन यानी कि ओन यानी कि इसमें जो है ना वो है आपका कौन सा समूह है, कीटोन समूह। ठीक है, तो ऑप्शन ए है सिंगल बॉन्ड CHO, ऑप्शन बी है सिंगल बॉन्ड OH, ऑप्शन सी है सिंगल सिंगल यानी कि डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, ऑप्शन डी है आपका सिंगल बॉन्ड COOH। तो यहां से जो आपका सही होगा वो होगा ये आपका, यहां हाइड्रोजन 2 लग जाएंगे और यहां आपका C रहेगा आपका कार्बन, फिर डबल बॉन्ड से O जुड़ जाएगा। यही है ब्यूटेनॉन में क्रियात्मक समूह। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग ध्यान से समझो कि एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम है। जो एसिटिक अम्ल होता है उसका IUPAC नेम क्या होता है। ऑप्शन ए है हमारा एसिटिक अम्ल, ऑप्शन बी है एथेनोइक अम्ल, ऑप्शन सी है मेथेनोइक अम्ल, ऑप्शन डी है प्रोपेनोइक अम्ल। तो इसमें से आपका कौन सा सही है। एसिटिक अम्ल का पूछा गया है, तो इसमें से एसिटिक अम्ल में 2 कार्बन होते हैं यानी कि मेथ और एथ, और एथ यानी कि ना तो मेथ है ना तो प्रोप है और ना तो एसिटिक अम्ल है, एथेनोइक अम्ल होगा। ठीक है, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, क्योंकि इसका जो IUPAC नेम होता है वो होता है एथेनोइक अम्ल। ठीक है, समझ में आया। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग देखो कि यकृत स्रावित करता है। ये जो आपका यकृत है ये क्या स्रावित करता है। ऑप्शन ए है लार, ऑप्शन बी है जठर रस, ऑप्शन सी है पित्त रस, ऑप्शन डी है अग्नाशयिक रस। तो यकृत जो है, यकृत क्या स्रावित करता है, कौन सा रस स्रावित करता है। तो वो है हमारा पित्त रस। कौन सा रस स्रावित करता है, पित्त रस। आई होप कि आपको याद रहेगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 7, जो कि बहुत ज्यादा सारे क्वेश्चंस VIMP है। जितना क्वेश्चन बताया जा रहा है वो सारे क्वेश्चंस याद करके ही बोर्ड परीक्षा में जाना। क्वेश्चन नंबर 8 है कि पादप में जाइलम उत्तरदायी है। जो पेड़ पौधे होते हैं उसमें 2 ऊतक पाए जाते हैं, एक होता है जाइलम, एक होता है फ्लोएम। यहां आपसे पूछ रहा है जो जाइलम है वो क्या करता है। ऑप्शन ए है जल का वहन, ऑप्शन बी है अमीनो अम्ल का वहन, ऑप्शन सी है भोजन का वहन, ऑप्शन डी है हमारा ऑक्सीजन का वहन। तो पादप में जो जाइलम होता है वो जल का वहन करता है। किसका वहन करता है, जल का वहन। ठीक है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है ये सारे, लेकिन अगर आप याद कर लोगे तो यही आपके बोर्ड परीक्षा में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, यहां ध्यान से समझना सारा क्वेश्चन कि मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। जो मनुष्यों में वृक्क पाया जाता है जिसे किडनी कहा जाता है वो किससे संबंधित है। ऑप्शन ए है पोषण से, ऑप्शन बी है श्वसन से, ऑप्शन सी है उत्सर्जन से एंड ऑप्शन डी है परिवहन से। तो मनुष्य में जो वृक्क होता है, वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। तो ये जो संबंधित है ये उत्सर्जन से संबंधित है, क्योंकि ये एक उत्सर्जी अंग है, इसीलिए ये उत्सर्जन से संबंधित है। ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 9, और सारे क्वेश्चन आप याद करके ही जाना है जितना क्वेश्चन पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है कि मनुष्य में दुग्ध ग्रंथि यानी कि स्तन ग्रंथि आपका रूपांतरित रचना है। ठीक है, ऑप्शन ए है श्वेत ग्रंथि की, ऑप्शन बी है लार ग्रंथि की, ऑप्शन सी है जठर ग्रंथि की, ऑप्शन डी है तेल ग्रंथि की। तो इसमें से आपका कौन सा ऑप्शन सही है जो कि आपको दिख रहा है। तो इसमें से जो हमारा ऑप्शन सही है वो है तेल ग्रंथि का। तेल ग्रंथि का हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो यहां से आपको 10 क्वेश्चन समझ में आ गया जो बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और पूरे साइंस का है, जितना आपका साइंस में है पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसी वीडियो में है। चलो फिर हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पर आप लोग ध्यान दो कि द्विव निषेचन पाया जाता है। जो द्विव निषेचन होता है वो किस में होता है। ऑप्शन ए है जंतुओं में, ऑप्शन बी है आवृत बीजी पादप में, ऑप्शन सी है अनावृत बीजी पादप में एंड ऑप्शन डी है शैवाल का। तो द्विव निषेचन की बात की जा रही है, तो द्विव निषेचन जो होता है वो आवृत बीजी पादप में होता है। किस में होता है, आवृत बीजी पादप। याद रहेगा ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, काफी आसान सा क्वेश्चन है, अगर आपको याद रहे तो अच्छा रहेगा।
तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। और अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12, जो कि लिखा हुआ है निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। एक होता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एक होता है फीमेल, ठीक है। लेकिन यहाँ आपको बताना, यहाँ 4 ऑप्शन हैं, इसमें से आपको बताना है कि मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। ऑप्शन ए है अंडाशय। अंडाशय जो है ये मादा जनन तंत्र का भाग है। गर्भाशय, गर्भाशय भी मादा जनन तंत्र का भाग है, ठीक है, जिसमें मतलब बच्चे जो भ्रूण होता है, भ्रूण से संतान होता है, ठीक है। ऑप्शन सी है जो हमारा शुक्रवाहिका, इट इज नॉट आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये आपका जो है मेल है, यानी कि मादा नहीं है, फीमेल, यानी कि आपका नर जनन तंत्र से संबंधित है। डिंबवाहिनी, डिंबवाहिनी भी मादा जनन तंत्र का भाग है, लेकिन यहाँ पूछ रहा है कि मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, तो यहाँ जो शुक्रवाहिका है ना, ये मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, ये नर जनन तंत्र का भाग है, ठीक है। समझ में आया? सारा क्वेश्चन आप लोग समझ लो, क्योंकि यहीं से आपकी परीक्षा में आने वाला है। आपका क्वेश्चन नंबर 13 है कि पृथक्करण का नियम प्रस्तुत किया था। देखो मेंडल, मैं आपको बता दूं ऑप्शन सही है मेंडल का, लेकिन मेंडल ने 3 नियम दिया था। तीनों नियम आपके लिए बहुत ज्यादा बोर्ड परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। एक है आपका प्रभाविता का नियम, एक है पृथक्करण का नियम, एक स्वतंत्र अभिगमन का नियम, और ये तीनों क्वेश्चन एक साथ 7 नंबर का पूछा जाता है। तीनों आप लोग पढ़ लेना, मैंने पढ़ाया है। ऑप्शन ए है चार्ल्स डार्विन, ऑप्शन बी है ह्यूगो डिब्रिज, एंड ऑप्शन सी है जॉन ग्रेगर मेंडल, ऑप्शन डी है रॉबर्ट हुक। तो मैंने बता दिया कि यही सही है, जॉन ग्रेगर मेंडल। तो ये है पृथक्करण का नियम प्रस्तुत किया था, वो है ग्रेगर जॉन मेंडल, ठीक है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद करके ही जाना बोर्ड परीक्षा में, वरना बाद में पछताओगे। ऑप्शन नंबर हमारा 14 क्वेश्चन है 14 कि मनुष्य के शुक्राणु में ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है। देखो 2 चीजें होती हैं, एक ऑटोसोम यानी कि जो आपका गुणसूत्र होता है, लेकिन कुल गुणसूत्र नहीं पूछ रहा है, ऑटोसोम पूछ रहा है। 2 आपका जो होता है वो लिंग गुणसूत्र होता है, बट यहाँ आपको ऑटोसोम पूछ रहा है। ऑप्शन ए है 22, ऑप्शन बी है 24, ऑप्शन सी है 42, ऑप्शन डी है 44। तो अगर केवल ऑटोसोम की संख्या देखी जाए तो वो केवल होता है 44, और 22 जोड़ी होता है, और 44 होता है ऑटोसोम मनुष्य के शुक्राणु में, ठीक है। समझ में आया? ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 15 देखो कि निम्नलिखित में से कौन सा जीन प्रारूप शुद्ध गोल बीजों को प्रकट करता है। शुद्ध गोल, देखो ध्यान से समझना। ऑप्शन ए है आपका स्मॉल डबल टी, ऑप्शन बी है एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी, ऑप्शन सी है एक स्मॉल टी एंड एक कैपिटल टी, ऑप्शन डी है आपका कैपिटल आर डबल। तो एक बात याद रखना, जिसमें दोनों कैपिटल हों वही आपका शुद्ध बिल्कुल होता है। तो ये आपका दोनों कैपिटल है तो ये शुद्ध है, ठीक है। लंबा तो ये है, लंबा है ये, लेकिन लंबा तो बता नहीं, लेकिन शुद्ध नहीं है। अगर डबल कैपिटल होता है तो शुद्ध होता है, यहाँ डबल आर है कैपिटल में, तो ये आपका जो है शुद्ध गोल बीज है, ठीक है, राउंड। तो ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 15, यानी कि 15 क्वेश्चन हम लोगों ने समझ लिया। अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। लेंस बनाने के लिए ऑप्शन ए है जल, ऑप्शन बी है कांच, ऑप्शन सी है हमारा प्लास्टिक, ऑप्शन डी है हमारा मिट्टी। तो यहां आपको बताना है कि इसमें से कौन सा पदार्थ है जो लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। लेंस, देखो जल से लेंस बनाया जा सकता है क्योंकि आर पार देखना है, कांच से तो बनाया ही जाता है, प्लास्टिक से भी संभव है, लेकिन मिट्टी से नहीं बनता। तो इसमें से जो मिट्टी है ये आपका सही होगा कि मिट्टी जो है लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। ऑप्शन आपका यहां देखो 17 नंबर क्वेश्चन है कि निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है, जो कांच का जिसका अपर्तनांक 1.5 है में प्रकाश की चाल होगी। ऑप्शन ए है 4.5 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन बी है 3 × 10⁶ मीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन सी है आपका 2 × 10⁶ मीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन डी है 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो आप इसे कैसे पता करोगे? बहुत आसान ट्रिक है, अगर आप तुरंत पता कर सकते हो। सबसे पहले आप ये देखो, जो आपका अपर्तनांक दिया हुआ है और निर्वात में प्रकाश की चाल दी हुई है, निर्वात में प्रकाश की चाल से आप अपर्तनांक में भाग दे दो, यानी कि 1.5 दूनी 3, यानी कि 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। जितना आसान सा क्वेश्चन है, 2 मिनट का काम था।
तो 2 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकंड हमारा सही हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान क्वेश्चन था, लेकिन हाँ यही क्वेश्चन में बच्चे गलती कर देते हैं। अब यहाँ अगर आप घात भी याद रखना, यहाँ 8 है यहाँ 6 है, तो 6 वाला मत मार देना वरना फिर आपका नंबर कट जाएगा। हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है कि एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो दर्पण की वक्रता त्रिज्या होगी। अगर जो आपकी फोकस दूरी दी हुई है, अगर आपसे वक्रता त्रिज्या पूछ रहा है तो फोकस दूरी की दोगुनी कर दो। अगर आपका फोकस दूरी दिया हुआ है और वक्रता त्रिज्या पूछ रहा है तो फिर क्या करोगे, आपको दोगुना कर देना है। अगर आपका वक्रता त्रिज्या, जो वक्रता त्रिज्या है ये दिया हुआ है, फोकस दूरी आपको ज्ञात करना है तो फिर उसका आधा कर दो, हो जाएगा। मतलब है F बराबर R/2। अगर आपसे फोकस दूरी मतलब है यहाँ फोकस दूरी, तो यहाँ आपका फोकस दूरी दी हुई है तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो, R ज्ञात हो जाएगा। यानी कि 10 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर। 10 का 20 हो जाएगा। बस इतना आपको करना है, काफी आसान सा क्वेश्चन है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 है कि अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है। एक अस्पष्ट दृष्टि यानी कि उनकी आंख में कोई भी दोष नहीं है, ना निकट दृष्टि दोष है, ना जरा दृष्टि दोष है, ना दूर दृष्टि दोष है, बिल्कुल आपका बढ़िया सा आंख है, मतलब बिल्कुल कोई रोग नहीं है। तो उसके लिए आपका निकटतम बिंदु होगा यानी कि न्यूनतम दूरी होगा। ऑप्शन ए है 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी है 50 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी है 50 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी है इनफाइनाइट। इसे आप 100 भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। 2 ऑप्शन मत रखो, आप इसे 100 कर दो, 100 सेंटीमीटर, ठीक है। बट आपका जो अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है वो होती है ओनली 25 सेंटीमीटर। कितना होता है, 25 सेंटीमीटर। बस इतना याद रखना। बस आपका ऑप्शन कुछ भी दिया हो, आपको यह पता होना चाहिए कि अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी ओनली 25 सेंटीमीटर होती है, बस, ठीक है। ऑप्शन कितना भी दिया हो, 1000 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, चाहे जो दिया हो, ठीक है। अब आपको अगला क्वेश्चन देखना है। यहां बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है एनसीईआरटी का कि अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। जो अभिनेत्र लेंस है, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में अगर परिवर्तन किया जाए तो वो होता है उसका, आपका ऑप्शन ए है पुतली द्वारा, ऑप्शन बी है पक्षमावी द्वारा, ऑप्शन सी है दृष्टि पटल द्वारा, ऑप्शन डी है परितारिका द्वारा। तो अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है, वो किया जाता है पक्षमावी द्वारा। किसके द्वारा, पक्षमावी द्वारा, ठीक है। तो ये हमारा है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 20 और आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखेंगे और सारे क्वेश्चंस जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। क्वेश्चन नंबर 21 पर आप ध्यान दो, क्या कह रहा है, लिखा हुआ है कि प्रतिरोध का मात्रक होता है, जो प्रतिरोध होता है उसका मात्रक बताना। ऑप्शन ए है हमारा ओम, ऑप्शन बी है ओम, आपका ओम मीटर, ऑप्शन सी है ओम प्रति मीटर, ऑप्शन डी है मीटर प्रति ओम। तो प्रतिरोध का मात्रक आप याद रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड परीक्षा के लिए, क्योंकि ये आपको पता है कि ओम के नियम से रिलेटेड है, ठीक है। तो प्रतिरोध का मात्रक ही होता है ओम। क्या होता है, ओम। याद रखना, ओम तो आपको याद ही रहेगा, ओम का नियम जो था वो प्रतिरोध के लिए था, तो प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, ठीक है। हमारा क्वेश्चन नंबर 22 है या फिर 22 की विद्युत ऊर्जा की इकाई का मात्रक है। विद्युत ऊर्जा की इकाई का मात्रक है। ऑप्शन ए है वाट, ऑप्शन बी है किलोवाट प्रति घंटा, ऑप्शन सी है किलोवाट एंड ऑप्शन डी है किलोवाट घंटा। तो इसका जो है विद्युत ऊर्जा की इकाई का मात्रक जो होता है वो होता है किलोवाट घंटा। क्या होता है, किलोवाट घंटा, ठीक है। याद रहेगा ना, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चंस याद करके ही बोर्ड परीक्षा के हॉल में जाना, क्योंकि यहां से क्वेश्चंस 100% मैं कह सकता हूं कि आएगा, क्योंकि इतना मेहनत किया हूं ना कि जितना भी मैंने मॉडल पेपर, एनसॉल्व पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर, सभी पेपर को उठाया है, फिर इन सारे क्वेश्चंस को मैंने नोट किया है, फिर मैंने कई सारे गाइड जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उनको नोट किया है, फिर ये मैंने जितना क्वेश्चन है वो बनाया है कि हमारे स्टूडेंट पढ़ें तो सबसे अलग पढ़ें, कि सबसे ज़्यादा मार्क अचीव कर सकें। क्योंकि मार्क आप लोग जानते ही हो कि जितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ोगे वही आएगा बोर्ड परीक्षा में, तो मार्क आप लोग काफ़ी अच्छा लाओगे अगर ये सारे क्वेश्चन याद करके जाओगे। ऑप्शन नंबर 23 है कि आपका 23 नंबर क्वेश्चन है, एक गतिमान आवेशित कण उत्पन्न करता है। एक गतिमान आवेशित कण उत्पन्न करता है। ऑप्शन ए है केवल चुंबकीय क्षेत्र, ऑप्शन बी है चुंबकीय व विद्युत क्षेत्र दोनों, ऑप्शन सी है केवल आपका विद्युत क्षेत्र, ऑप्शन डी है आपका इनमें से कोई नहीं। तो जो एक गतिमान आवेशित कण है, अगर आप उसे चुंबकीय क्षेत्र में रखोगे चुंबकीय क्षेत्र रहेगा, विद्युत क्षेत्र में रखोगे विद्युत क्षेत्र रहेगा, तो ये दोनों आपका सही है, चुंबकीय व वैद्युत क्षेत्र दोनों, ठीक है।
याद हो गया ना, ये भी क्वेश्चन काफी आसान था। ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 24 पर आप ध्यान दो कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति है। अगर आपको विद्युत धारा उत्पन्न करना है तो उसके लिए युक्ति है। ए ऑप्शन है जनित्र, बी है आपका गैल्वेनोमीटर, सी है अमीटर, डी है मोटर। तो अगर आपको विद्युत उत्पन्न करने की युक्ति है तो इसमें से विद्युत धारा जो उत्पन्न करने की युक्ति है वो है आपका जनित्र। क्या है? जनित्र है। ठीक है, तो जनित्र जो है वो विद्युत धारा उत्पन्न करने की एक युक्ति है। 25 नंबर क्वेश्चन आप ध्यान से देखना कि निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा चीज है इन चारों में से जो जैव मात्रा ऊर्जा का एक उदाहरण नहीं है। ए ऑप्शन है लकड़ी, लकड़ी तो भाई एक उदाहरण है। वी है गोबर गैस, गोबर गैस भी एक जैव मात्रा ऊर्जा का उदाहरण है। सी है नाभिकीय ऊर्जा, ये देखो एक ऊर्जा है। ठीक है, ऑप्शन डी है कोयला। तो यहां अगर आपसे बात की जाए तो वो हमारा बिल्कुल सही जो आंसर होगा कि निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है, तो वो है हमारा नाभिकीय ऊर्जा। ठीक है, तो ये 25 क्वेश्चंस आप बोर्ड परीक्षा में याद करके जाना, इससे बाहर बोर्ड परीक्षा में नहीं आएगा, क्योंकि ये 25 क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर पेपर, मॉडल पेपर, गाइड, अनसॉल्व पेपर, सारे जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट थे वो मैंने नोट करके आप लोगों के लिए सबसे ज्यादा स्पेशल बनाया है। ठीक है, ये आप लोगों को नोट कर लेना है, जितना क्वेश्चन बताया गया है नोट कर लोगे तो यही क्वेश्चन आपको बोर्ड परीक्षा में वरदान साबित होगा। ये वीडियो पसंद आया हो लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और ऐसे ही अगर और सारे सब्जेक्ट का वीडियो चाहिए तो कमेंट करना, ताकि मैं आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छे वीडियो प्रोवाइड कर सकूं। चलो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।